तो बहुत सारे काम लेबर मंत्री होने के नाते, लेबर मंत्री रहने के नाते जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर मेंबर के तौर पे शुरू किया था, हम्म। आजादी के बाद उस काम को पूरा करने की जवाबदेही, जिम्मेदारी, उसका भार बाबू जगजीवन राम के कंधों पर आया और उन्होंने पूरा किया उसको। तो क्या उस दौर में जब दोनों काम कर रहे थे तो क्या संबंध था, किस तरीके का? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ रहने के बावजूद कुछ तनाव तो रहेगा। लेकिन वो तनाव व्यक्तिगत तनाव नहीं है, वो वैचारिक तनाव है। और हमें समझना है कि डेमोक्रेसी में वैचारिक तनाव से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पीछे नहीं जा सकती। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँ, जब 1937 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए, विधानसभाओं के और लोकसभा के, पहली बार जो चुनाव हुए, जिसको पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, वो लोकसभा या संसद और स्थानीय। तो बाबू जगजीवन राम ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए थे डिप्रेस क्लास लीग के लिए, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबू जगजीवन राम उस चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आपके पास एनिलेशन ऑफ कास्ट की अगर वो एक कॉपी बच गई हो, अच्छा। तो कृपया मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। हाँ। जगजीवन राम उस किताब का अनुवाद करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम दो खेमों में रहने के बाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 के करीब उन्होंने जब रिजाइन किया या 51 में रिजाइन किया, तो लोग ये उन पर आरोप लगाते थे बाबू जगजीवन राम को रिजाइन कर देना चाहिए। तो बाबू जगजीवन राम ने खुद ही बताया कि वो जो है डॉक्टर अंबेडकर के पास गए थे और डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, आपने तो रिजाइन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, सरकार में आपका रहना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों बाहर आ जाएंगे तो सरकार में कौन काम करवाएगा हमारे लोगों का। और बाबू जगजीवन राम ने इस बात को समझा। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आजादी के दौर में दलित समाज में दो कद्दावर नेता सक्रिय थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे थे बाबू जगजीवन राम जी। आज जगजीवन राम जी की जयंती है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले में उनका जन्म हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती इसी महीने में आती है, जो कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। इस तरह दोनों के बीच तकरीबन 17 साल का फासला था। इसी अप्रैल में 14 अप्रैल को उनकी जयंती भी है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन दलित समाज के बीच जो प्रसिद्धि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिली, वह बाबू जगजीवन राम जी को नहीं मिल पाई। बाबा साहब अम्बेडकर जहां दलित समाज के सर्वमान्य नेतृत्वकर्ता नेता बन गए और उससे आगे भी निकल के बहुजनों के बीच में जितने लोग हुए, उसके बरक्स बाबू जगजीवन राम को एक जाति और कांग्रेस के नेता के तौर पर ही सिमटा कर रख दिया गया। तो क्या जगजीवन राम के जीवन का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है? उनके योगदान पर क्या वह चर्चा नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि बाबू जगजीवन राम वो शख्स हैं जो मात्र 18 साल की उम्र में राजनीति में आ गए थे। साल 1936 में वह सक्रिय राजनीति में आए और बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। आजादी के पहले की बात है। इसके बाद देश की आजादी के बाद वह तकरीबन 5 साल भारत के रक्षा मंत्री रहे। इसके अलावा वह श्रम मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, संचार मंत्री रहे और इसके अलावा कृषि और खाद्य मंत्रालय भी उनके पास रहा। तो तकरीबन 2 साल तक 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1989 तक वह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने जो काम किया वह इतिहास में दर्ज है। तो क्या बाबूजी को समाज के भीतर वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे? इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नैक्टोर के चेयरमैन अशोक भारती जी। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जय आज भीम जी। बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है, 5 मई बिल्कुल। को हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर, मेरा आपसे हमारे वही समाज सवाल। के एक देदीप्यमान जी सूर्य है वो, जी। और तो जिसको हम बादलों में मेरा छुपा सवाल देना चाहते हैं। जी, मेरा पहला सवाल वही है सर कि क्या बाबूजी का आकलन अभी बाकी है? मुझे लगता है कि बाबू जगजीवन राम ने जितना काम किया हम्म, और
जो लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऑटोनॉमस लीडर के तौर पर शुरू की थी, उस लड़ाई को सरकारी सत्ता में ले जाने का काम और उनको उसको एक्चुअल में ट्रांसलेट करने का काम बाबू जगजीवन राम ने किया। ये अस्पताल जो बनाया है हमने डे केयर कॉन्सेप्ट पर बनाया है कि एडमिशन कम दिन रहना पड़े और जल्दी डिस्चार्ज होकर के जाए। हम जो ज़्यादा स्पाइन सर्जरी, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी, आर्थोस्कोपी, हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो न्याय बाबू जगजीवन राम के साथ होना चाहिए, खासतौर से दलितों के बीच में होना चाहिए, और खासतौर से जो प्रत्येक समाज को उनके काम पे जो गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, जिसके वो हकदार थे, मुझे लगता है वो वक्त वो उनको सम्मान और गौरव मिला नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। ओके। और सर, अगर बाबू जगजीवन राम अगर इस देश में, पर हमें पता है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न उनकी परिनिर्वाण के कितने दशकों बाद मिला, बाबू जगजीवन राम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो उनके जब योगदान की बात होती है, मैंने जिक्र किया, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और तमाम मंत्रालय रहे हैं, और रक्षा मंत्री के तौर पे उनका जो योगदान था वह काफी अहम था, और रेल मंत्री के तौर पे उनके योगदान को कैसे रेखांकित करते हैं? उनका जो पॉलिटिकल करियर था, उनका जो जीवन था एक मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या क्या उनके उल्लेखनीय काम हैं जो लोगों को पता होने चाहिए? अशोक जी, एक सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, एक देश जिसके साथ भारत की लगातार अदावत चलती थी आजादी के बाद, जिस वक्त पूरे बांग्लादेश में आतंक मचा हुआ था, ऐसे वक्त में, जबकि आपको पता ही है कि पंजाब, वो जो पाकिस्तान है, उस पर पंजाब के लोगों का कंट्रोल था, उसकी राजनीति पंजाब के लोगों का कंट्रोल था। और पूर्वी बंगाल, हमको पता होना चाहिए कि पूर्वी बंगाल में एक बड़ी आबादी दलितों की रहती थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था। तो वहां के लोग जब अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे थे, अपने स्वतंत्र के लड़ रहे थे, तो बाबू जगजीवन राम एक डिफेंस मंत्री होने के नाते, अगर इस देश को, बांग्लादेश को निर्माण का श्रेय किसी को जाता है, तो असल में वो श्रेय तो भारत की सेना को जाता है जी। और भारत की सेना के जो मुखिया पैसालार थे, जो मुख्य सिपाही सालार थे, वो तो बाबू जगजीवन राम थे, रक्षा मंत्री के तौर पे। प्रधानमंत्री थी, उनको जनसंघ ने, या तात्कालिक जनसंघ ने, और भारतीय जनता पार्टी जो आज की, उसने उनको दुर्गा देवी कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। लेकिन वहां जो बांग्लादेश को आजादी दिलाने का असली श्रेय जो है, वो बाबू जगजीवन राम और उनकी सेना को जाता है, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे। ये एक बहुत बड़ा काम जी। एक बार मैं आपको बताता हूं कि एक बार नेहरू जी और बाबू जगजीवन राम स्टेशन पे थे, तो बाबू जगजीवन राम ने एक चिट्ठी उनको जिक्र किया था कि स्टेशन पे हमारे लोगों को पानी पीने की बहुत दिक्कत होती है। पंडित नेहरू ने पूछा कि भाई क्यों दिक्कत होती है? कहते साहब, जितने भी पानी पिलाने वाले हैं वो सारे पंडे हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जो है दलितों को पानी पिलाता नहीं है। ये
समझना है इस बात को कि एक छोटी सी घटना थी। हम्म, उस घटना के साथ बाबू जगजीवन राम और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको पानी पंडा कहा जाता था, उनको हटाकर वहां दलितों की नियुक्ति सुनिश्चित की। ओके रेलवे स्टेशनों पर पानी दलित पिलाएगा। ओके। ये कितना अपने आप में, तो बहुत सारे ऐसे काम है बाबू जगजीवन राम के। वो खाद्य मंत्री थे, आपको याद हम्म, होगा, जी जब देश में अकाल था, इस देश में अनाज की कमी थी और हम आत्मनिर्भर नहीं थे, तब खाद्य मंत्री के तौर पर बाबू जगजीवन राम ने भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हम्म, रेल का जो विकास हुआ उनके समय में हुआ। आज बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो ऑफिसर्स की बड़ी संख्या अगर रेलवे में है, उसका बहुत बड़ा श्रेय बाबू जगजीवन राम जब रेल मंत्री थे उनको जाता है। तो मुझे लगता है कि बाबू जगजीवन राम जहां भी रहे, वो कृषि मंत्री रहे, वो खाद्य मंत्री रहे, वो रेल मंत्री संचार रहे, मंत्री रहे। मंत्री रहे, आप सोच के देखिए, भारत के लेबर लेजिस्लेशन का मौलिक ढांचा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब वो लेबर मंत्री थे, लेबर मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब बनाया। जी आज सरकार ट्राई पार्टियाट कॉन्फ्रेंस करती है, 3 पक्षीय, जिसमें पूंजीपति होंगे, सरकार होंगे और मजदूर के प्रतिनिधि होंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में आया, लेकिन इसको पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने का काम जो है बाबू जगजीवन राम ने फॉर्मलाइज किया। तो बहुत सारे काम लेबर मंत्री होने के नाते, लेबर मंत्री रहने के नाते, जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर मेंबर के तौर पर शुरू किया था, आजादी के बाद उस काम को पूरा करने की जवाबदेही, जिम्मेदारी, उसका भार बाबू जगजीवन राम के कंधों पर आया और उन्होंने पूरा किया उसको। जी तो मुझे लगता है कि बाबू जगजीवन राम ने, आपको पता होगा कि जो है नवभारत टाइम्स के जो मालिक होते थे जैन, उन्होंने बाबू जगजीवन राम के बारे में कहा था एक बार कि देश का सबसे दक्ष अगर कोई मंत्री है वो बाबू जगजीवन राम। तो मैं समझता हूं कि बाबू जगजीवन राम, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी कि कैसे सरकार दलितों की, वंचितों की सेवा करे, उनको मजबूत करे, उस काम में बाबू जगजीवन राम का बहुत बड़ा काम रहा। जी आज देखिए बहुत सर, सारे आईएएस ऑफिसर नजर आते हैं, आईपीएस ऑफिसर नजर आते हैं, क्लास 1 अधिकारी नजर आते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान एक लंबे समय तक सरकार में रहने के नाते, 1946 से लेकर और 1977 तक वो देखा जाए तो 1978 तक वो सरकार में रहे। तो बाबू जगजीवन राम अगर नहीं रहते थे तो बाबा साहब की शिक्षाएं केवल किताबों तक सीमित रह जाती। अच्छा, लेकिन सर ये राजनीतिक तौर पर जो एक देखा जाता है, आम धारणा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बरक्स खड़े थे, विरोध में खड़े थे बाबू जगजीवन राम। कांग्रेस ने उनको उनके खिलाफ खड़ा किया था। बिहार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को घुसने नहीं दिया गया। जगजीवन राम के लोगों ने पत्थर चलाए, कांग्रेस के लोगों ने पत्थर चलाए। तो क्या दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे? उस दौर में जब दोनों काम कर रहे थे तो क्या संबंध था, किस तरीके का? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ रहने के बावजूद कुछ तनाव तो रहेगा, लेकिन वो तनाव व्यक्तिगत तनाव नहीं है, वो वैचारिक तनाव है। और हमें समझना है कि डेमोक्रेसी में वैचारिक तनाव से चीजें आगे बढ़ती हैं, पीछे नहीं जाती हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूं, जो 1937 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए, विधानसभाओं के और लोकसभा के पहली बार जो चुनाव हुए, जिसको पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, वो लोकसभा या संसद और स्थानीय। तो बाबू जगजीवन राम ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए थे डिप्रेस क्लास लीग के लिए, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट भेजा है, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। जी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबू जगजीवन राम उस चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आपके पास एनिलेशन ऑफ कास्ट की अगर वो एक कॉपी बच गई हो, तो कृपया मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। जगजीवन राम उस किताब का अनुवाद करना चाहते हैं। और उनसे बता रहे हैं कि हमने इतने सारे कैंडिडेट कांग्रेस के अलायंस में खड़े किए थे, उसमें हमारे
इतने सारे कैंडिडेट जीत कर आए, वो लिस्ट भी मैंने आपको भेजी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम दो खेमों में रहने के बाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और हमारे जो लोग, जो दलित लोग हैं, खास तौर से जो महाराष्ट्र की जो अंबेडकरवादी लॉबी है, ओके, वो जो है मौलिक तौर पर जो है डॉक्टर अंबेडकर को कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हो, उसको प्रति लेके वो जो है काफी उसके रिजर्वेशंस रहते हैं। कांशीराम के बारे में भी उनके बहुत सारे रिजर्वेशन थे महाराष्ट्र के लोगों ने, आपको पता ही है महाराष्ट्र के लोगों ने क्या किया था। लेकिन मैं समझता हूँ जो असली अंबेडकरवादी हैं वो इस बात को समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे मेंटर हैं, हमारे आइडियोलॉग हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, और वो मुक्तिदाता का काम आगे ले जाने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की होती है जी। तो उसमें बाबू जगजीवन राम उनमें से एक हैं। वो उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 के करीब उन्होंने जब रिजाइन किया या 51 में रिजाइन किया, तो लोग ये उन पर आरोप लगाते थे बाबू जगजीवन राम को रिजाइन कर देना चाहिए। तो बाबू जगजीवन राम ने खुद ही बताया कि वो जो है डॉक्टर अंबेडकर के पास गए थे और डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, आपने तो रिजाइन कर दिया। और उसके पीछे एक बड़ी दास्तान है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उसको। तो अंबेडकर ने कहा कि नहीं, सरकार में आपका रहना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों बाहर आ जाएंगे तो सरकार में कौन काम करवाएगा हमारे लोगों का। और बाबू जगजीवन राम ने इस बात को समझा। उदाहरण के लिए जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी 1946 में, तो डॉक्टर अंबेडकर की एक डिमांड थी। वो डिमांड थी कि इंटरिम गवर्नमेंट में दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जी। तो ये तय हुआ कि अब जो कैबिनेट मिशन था उसने तो उनके हिसाब से तो एक सीट देना चाहते थे वो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की आलोचना की और बाबू जगजीवन राम ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टि था, उसका समर्थन किया जी। कि हाँ, सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर 3 मंत्री चाहते थे दलित समाज से, 3 मंत्री चाहे जी। लेकिन बाबू जगजीवन राम मंत्री बने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लिया गया तो 2 मंत्री रह गए। तो उसमें जो है फिर बाबू जगजीवन राम का, अगर डॉक्टर अंबेडकर वो मांग नहीं करते तो बाबू जगजीवन राम कैसे मंत्री बनते। ओके, तो मतलब दोनों ने साथ साथ भी काम किया था एक मंत्रालय में, गवर्नमेंट में। दोनों मंत्री थे सरकार में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम एक सरकार में मंत्री थे। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे जी, भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर थे, और बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम जो है श्रम मंत्री थे। तो ये बातें जो लोग भूल जाते हैं। और जब कैबिनेट में मीटिंग होती है तो कैबिनेट में भी तो मुझे लगता है कि उनके बीच के मतभेद को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और उसके पीछे मेरी समझ ऐसी है कि जो हिंदुत्ववादी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब ये भी एक साजिश है, वालों की बहुत बड़ी भूमिका उसमें। तब जनसंघ था जी, और जनसंघ तो दलितों को फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। जैसा कि सर मैं आपको टोकूंगा, जब बांग्लादेश वाली बात हुई, जो युद्ध की बात हो रही है, तो जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे, लेकिन उनको श्रेय नहीं देने के लिए, और चूंकि इंदिरा गांधी की एक आइडेंटिटी अलग थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो जनसंघ ने ये सोचा कि उन्हें हम क्योंकि किसी को तो श्रेय देना ही था ना, तो जगजीवन राम जी को श्रेय ना मिले तो इसलिए इंदिरा गांधी को श्रेय दिया गया, दुर्गा और तमाम चीजें कही गई। देखिए क्या है कि जनसंघ ब्राह्मणवादी पार्टी थी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जिस जाति से आते थे, मिसेस गांधी ब्राह्मण की बेटी थी, तो ये स्वाभाविक है ब्राह्मण का, अगर ब्राह्मण जो है वो अगर मरेगा तो ब्राह्मण की तरफ ही मरेगा। और सवर्णों के लिए दलित जो लास्ट व्यक्ति है श्रेय के लिए। तो ये हमें समझना है। हमें उस बात से, अब चूंकि इतिहास की बातें हो गई हैं तो उसको हमें ज्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। पर ये बात सही है कि बाबू जगजीवन राम को जितना श्रेय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
और अच्छा सर, ये भी एक ठीक है भ्रम। क्योंकि भारत का नेतृत्व तो श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी और वो जी। उनकी पार्टी की अध्यक्षा भी थी। हम्म। और हमें एक बात और समझना है कि बाबू हम्म। जगजीवन राम श्रीमती इंदिरा गांधी के सबसे विश्वस्त व्यक्ति जी। थे। आपको पता है उसके बारे में? नहीं सर, प्लीज बताएं। देखिए, जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, कांग्रेस हम्म। में दो गुट थे। हम्म। एक गुट मोरारजी देसाई वगैरह वाला था, हम्म। उनको कहते थे, कोई उनका नाम था। और हम्म। दूसरा मिसेस गांधी फॉरवर्ड लुकिंग थी, यंग थी, हम्म। फॉरवर्ड हम्म। लुकिंग थी। तो दोनों में स्प्लिट हुआ, पार्टी में स्प्लिट हुआ कांग्रेस में। जी। जब स्प्लिट हुआ तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, तब कांग्रेस जे बनी थी। वो जगजीवन राम उस पार्टी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। जिस जी। पार्टी की नेता मिसेस श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हम्म। वो तो कांग्रेस आई तो बाद में हुआ, ठीक जी। है। बाबू जगजीवन राम जो है वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे जिसका नेतृत्व मिसेस गांधी गांधी कर ने रही थी। किया। और ओके। ये एक आश्चर्य की बात है जी। अच्छा सर, यहाँ पे एक कि सवाल जिस यह भी पार्टी का आता है। नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, हम्म। हम्म। मिसेस गांधी, वो राहुल गांधी की पार्टी का नेतृत्व भी एक दलित हम्म। मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। जी। जी सर, समाज के भीतर की बात करते हैं। जी। एक जो हमने हमने जो खबर शुरू की, अपनी बातचीत शुरू की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी के तौर पे जो जगजीवन राम को पेश किया जाता है, जिसके पीछे आप बता रहे हैं कि आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका रही, लोगों को जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आखिर जो दलित समाज है आज के वक्त में, उनको किस तरीके से उसको समझने की जरूरत है, और जो भूलें हुई, जो गलतियां हुई, या फिर बाबा जगजीवन राम को की जो एक निगेटिव छवि प्रस्तुत की गई, क्योंकि सिर्फ लोगों को यही याद है कि बाबा साहब के अगेंस्ट में थे, तो देखिए उसको उसको किस तरीके से आज के वक्त में देखने की जरूरत है? कि मैं समझता हूं कि ब्राह्मणवादी तत्व जिनका जी। नेतृत्व इस देश में पहले जनसंघ करता था, आरएसएस करता था, इनका एक ही प्रोजेक्ट है हम्म। कि दलितों को प्रगतिशील हिंदुओं के से अलग रखा जाए, उदारवादी हिंदुओं से अलग रखा जाए। आपको समझना है जी। कि आरएसएस और जो आरएसएस है वो एक कट्टरपंथी संगठन है। जी। और कट्टरपंथी संगठन जो है वो कुछ भी कहें, असल में वो दलितों के, पिछड़ों के इंक्लूजन के खिलाफ है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आरएसएस में आज तक उन्होंने किसी पिछड़े को, किसी दलित को, आप जी। कह रहे हैं ना कि आप भारत के मुसलमानों को हिंदू मानते हैं, तो भाई ऐसे किसी मुसलमान को आरएसएस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया उन्होंने? किसी दलित को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अभी तक आरएसएस का संचालक क्यों नहीं बनाया? तो मैं समझता हूँ वो कट्टरपंथी संगठन है, और कट्टरपंथी संगठन का इंटरेस्ट यही है कि कैसे दलितों को लगातार हाशिए पर रखे। क्योंकि आपको समझना है, दलितों की आबादी, हर पांचवा व्यक्ति इस देश का अनुसूचित जाति या दलित जाति से आता है। जबकि जो कट्टरपंथी संगठनों के जो मालिक हैं, सवर्ण हैं, वो हर छठा व्यक्ति होगा या सातवां व्यक्ति होगा जो उन बिरादरियों से आता है, और बाकी जाती हैं। ओके, तो सर यहाँ पे जी प्लीज कंप्लीट योर वर्ड्स। मैं ये कह रहा था, तो हमें समझना है कि जब तक इस देश के दलित और पिछड़ी जातियां आरएसएस की कट्टरपंथी चरित्र को नहीं समझेंगी, वो उसकी मीठी मीठी बातों में फंसती रहेंगी, तब तक इस देश में दलितों के खिलाफ, दलित नेताओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासी नेताओं के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ ये माहौल बना रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा मायावती और मुलायम सिंह जी के बीच में बहुत अच्छी, उत्तर प्रदेश में मिले मुलायम काशीराम, जय श्री राम। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान था, ये मुलायम और जो मायावती है मेरे पैर में कांटे की तरह चुभते। तो ये असल में दलित और पिछड़ी जातियां जो है आरएसएस के हर नेता को, बीजेपी के हर नेता को पांव के नीचे ही रखते हैं, और वहीं वो कांटों की तरह चुभते रहते हैं। अब दलितों को समझना है कि ये कांटे ऐसा घाव कैसे करें कि ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाए। ठीक है सर, एक बार फिर से आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन राम जी पे। तो क्या
एक बाबा साहब डॉक्टर जो अम्बेडकर की दृष्टि थी वो सामाजिक परिवर्तन की थी, लेकिन उनका यह भी मानना था कि हम व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सरकार में बने रह के ही अपने लोगों को हक दिला सकते हैं। जैसा कानून मंत्री के तौर पे उन्होंने भारत का संविधान जब लिखने में प्रमुख भूमिका निभाई, तो तमाम हक दिलवाए उन्होंने। और वैसा ही वो चाहते थे जगजीवन राम से भी कि आप सरकार में बने रहिए, काम करते रहिए। एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की। बिल्कुल, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर मैच्योर। आप देखिए ना, बाबा साहब को जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो कैसे जी। बॉम्बे उनकी फ्लाइट गई, कैसे गए? तो हुँ। बाबू जगजीवन राम ने सब इंतज़ाम किया था। हुँ, हमें हुँ। समझना है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी भी लगी थी, उनका इंतज़ाम भी किया था। तो हुँ। हमें समझना है कि अ, हमारे दलित आंदोलन का जो पर्सपेक्टिव है, अगर हम उस हुँ। पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, तो हमें जगजीवन राम जी की भूमिका समझ में नहीं आएगी, बाबूजी की भूमिका समझ में नहीं आएगी। अगर हुँ। हम दलित आंदोलन के पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, अम्बेडकरवादी पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम के बीच में जो एक शांति, जो जो बीच में एक बोनहोमाई जिसको कहते हैं, जो हुँ। लगाव था, उसको हम नहीं समझ पाएँगे। हुँ, हुँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस वक़्त के टॉलेस्ट लीडर थे दलितों के, और हुँ। कोई भी व्यक्ति उनको लीडर माने बिना जी। नहीं रह सकता था। वो जानते थे, नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और अपना सीनियर भी थे, सर्वस्व बाबा जगजीवन सर्वस्व राम जी दिया से है। सीनियर भी थे, तो एक वो भी। जी, जी। सर्वस्व दिया है। देखिए, हुँ। बाबू जगजीवन राम तो गांधी जी के फॉलोअर भी थे, जी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के बरक्स थे, उनके बराबर थे, उनसे कम हुँ, नहीं हुँ। थे। हुँ, वो हुँ। जो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो बहुत सारे वैचारिक मतभेद थे, जो चर्चाएं जी। थी, हुँ, तो हमें हुँ। समझना है डॉक्टर अम्बेडकर एक इक्वल व्यक्ति के तौर से महात्मा गांधी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। हुँ। जो कि भारत की आजादी के आंदोलन में केवल एक दूसरा व्यक्ति था जो उनके साथ बराबरी पे बात करता था, वो तो मोहम्मद जिन्ना। हुँ। हमें समझना है, हुँ। डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी के साथ समानता का व्यवहार और बराबरी का व्यवहार करते थे, हुँ। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और गांधी उस जो उस कद उस कद पे थे। बाबू जगजीवन राम गांधी जी को अपने से बड़ा मानते थे, हुँ। और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी अपने से बड़ा मानते थे। हुँ। तो हमें ये समझना है, जब कोई व्यक्ति किसी को बड़ा मानता है, तो हुँ। उसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके प्रति हुँ। संकोच होता है, उसके सम्मान होता प्रति स्नेह का भाव होता है, सम्मान का है। भाव होता है, और बाबू जगजीवन राम ने वो सब किया। हुँ। 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 और वैचारिक मतभेद तो लोकतंत्र का गुण है। हुँ, अगर मान हुँ। लीजिए बाबू जगजीवन राम किसी मुद्दे पे कुछ और सोचते थे, तो उनका अधिकार ही था ना ये। हुँ, हुँ। जैसे बाबा साहब का ये अधिकार है कि वो कुछ सोचे। तो हुँ। ये जो लोग केवल राजनीति को बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं, जो भक्त भक्त दृष्टिकोण से सोचते हैं, उनको ये हुँ। जो रिलेशनशिप है वो समझ में नहीं आएगी। हुँ। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि बिहार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को घुसने नहीं दिया गया, जगजीवन राम जी के समर्थकों ने रोका उन्हें, इसलिए वहाँ पे जो अम्बेडकरी आंदोलन है, उस दौर में उस तरीके से नहीं पहुँच पाया जैसा और जगहों पे पहुँचा। देखिए, ऐसा है कि वो जो घटना बताई जाती है, उस घटना के जी। बारे में एक प्रामाणिक दस्तावेज बाबू जगजीवन राम की लिखी हुई चिट्ठी है, ओके। जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा साहब, हम आपका कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई एक व्यक्ति है जो नॉन डेसिफर व्यक्ति है। इसने हुँ, लखनऊ में भी एक सम्मेलन किया था, बिहार में भी एक सम्मेलन किया था, लेकिन यहाँ हुँ। 100 सवा 100 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाएँगे, और ज़्यादातर लोग जो है गैर दलित होंगे उसमें। हुँ, हुँ। तो मैं ओके, समझता हूँ कि बाबू जगजीवन राम तो खुद बाबा साहब को वहाँ लाना चाहते थे, ओके, ये और चिट्ठी है उनकी। कुछ उपद्रवी लोग तो कहीं भी हो सकते हैं ना। हुँ। ओके। तो बाबा साहब डॉक्टर जब बाबा साहब को वो सूचित कर रहे हैं कि मेरे ये कैंडिडेट हैं, मैं आपकी किताब का ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो हुँ, ये हुँ। जो है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि दलितों के 2 बड़े नेताओं की ताकत एक जगह दिखाई दे, ओके, ओके। और वो तो ताकत दिखाई देगी तो निश्चित हुँ, तौर हुँ। पर जो है, क्योंकि दलित आंदोलन, हमें समझना है कि दलित आंदोलन को वो लोग किसी भी तरह से समावेशी आंदोलन के तौर पे नहीं देखना चाहते। हुँ, वो हुँ। कभी रविदास और बाबा साहब को लड़वाएंगे, कभी हुँ, बाबू हुँ। जगजीवन राम और रविदास और बाबा साहब को लड़वाएंगे, हुँ, हुँ। कभी वो कांशीराम जी और समाजवाद, कांशीराम और बाबू जगजीवन राम को लड़वाएंगे। तो ये तो हुँ, उनका हुँ। प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में जो है
हिंदुत्ववादी विचारधारा मानने वाले, ब्राह्मणवादी विचारधारा मानने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले जो आरएसएस और संघ है, उनका अप्रत्यक्ष हाथ है उनका। जी, निश्चित तौर पे सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ बात यह है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो अपना काम कर रही हैं। उनका काम है कि जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं, जो बहुजन नायक हैं, जो दलितों के नायक हैं, उनकी एकता ना हो, और चूंकि उनकी एकता नहीं होगी तो समाज भी बटा रहेगा। लेकिन यहाँ सवाल उन दलितों से है कि वो अपने नायकों को क्या उस तरीके से देखेंगे जैसा हिंदुत्ववादी ताकतें चाहती हैं, या फिर अपने नायकों का आकलन अपने तरीके से करेंगे और बाबू जगजीवन राम जी को भी वही सम्मान दिया जाएगा आने वाले वक्त में समाज के भीतर, जैसा जितना उनका हक है कहीं ना कहीं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम बातों पर दृष्टि डाली, और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से जगजीवन राम जी को एक नए तरीके से देखने के लिए लोग जरूर सोचेंगे। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।